दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। जैसा कि एक पिछले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका था कि उत्तर प्रदेश में अभी जो राजनीतिक उठापटक है सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर की, वो शांत नहीं हो रही और अब उसके कुछ और उदाहरण सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी द्रुपसंधियाँ का कमाल दिखाया जा रहा है और उनके खिलाफ भी द्रुपसंधियाँ हो रही हैं दोनों को। इसलिए उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल इस सर्दी के मौसम में एक बार फिर गर्मा गया है। ताज़ा मामला है उनके और अनुप्रिया पटेल के बीच में ठन जाने का। अनुप्रिया पटेल की जो उनकी पार्टी है अपना दल, तो वो पार्टी का जो है वो उसकी एक आइडियोलॉजी है और उसको अपनी पार्टी का वजूद बनाए रखने के लिए अनुप्रिया पटेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो पिछड़ों से जुड़े हुए मामले हैं, पिछड़ों के हितों से जुड़े हुए जो मामले हैं, वो उन मामलों पर अपनी पैनी निगरानी करती हुई नज़र आए। और अगर कहीं पिछड़ों के साथ में, अगर कहीं उनको कहीं जो है उनके साथ में कोई घात करने की कोशिश की जा रही हो, दिखाई देती हो, तो उस पर वो उसका जोरदार प्रतिकार करें। और ये जिम्मेदारी उनकी तब से और ज़्यादा बढ़ गई है जब से उनके खिलाफ उन्हीं की बहन पल्लवी पटेल मैदान में आ गई हैं। वो भी सामाजिक न्याय के मामले में या पिछड़ों के हितों की पैरवी करने के मामले में बहुत ही एक मुखर नेता के रूप में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो दोनों बहनों की जो प्रतिद्वंदता है उसमें दोनों बहनों की स्थिति ये बन गई है कि वो जो है पिछड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा मुखर हैं। तो इस नाते अनुप्रिया पटेल ने कुछ सवाल उठाए। अब मुख्यमंत्री जी के काम करने का एक तरीका एक अलग, मुख्यमंत्री योगी नाथ का एक अलग तरह का उनकी सामाजिक सोच एक अलग तरह की है। वो धार्मिक पृष्ठभूमि से आए हैं और फिर उनको इस बात पर भी गर्व है कि वो क्षत्रिय समाज में पैदा हुए, तो क्षत्रिय होने का उनको गर्व है। और ये कहने से भी नहीं चूकते कि क्षत्रिय समाज एक श्रेष्ठ समाज है, इसीलिए आज तक जितने भी भगवान हुए उन्होंने भी इसी समाज के में जन्म लिया है। तो उसके कारण से जो एक आधुनिक विश्व के अनुरूप जो एक मानवाधिकारवादी समय दुनिया चल रही नहीं, तो वो उसके प्रतिमानों के अनुरूप अपनी सोच में परिवर्तन लाने का ये मादा उनके अंदर नहीं है। वो वही रूढ़िवादी और वही जो है जातिगत मामलों में वही कट्टरवादी विचारों से घिरे हुए हैं, जो उनको प्रेरित करते हैं ये मानने के लिए कि वर्ण व्यवस्था में उनको पद इसलिए नहीं दिए जाते थे दलित और पिछड़ों को क्योंकि वो ईश्वरी कोप के शिकार हैं, इसकी वजह से उनके अंदर प्रतिभा, योग्यता और सत्यनिष्ठा नहीं होती। और इस मामले में आज राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, आज दुनिया ने इस सिद्धांत को नकार दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो माइंड सेट है वो उसके रहते हुए वो इस चीज़ को नहीं नकार पा रहे। तो उन पर वही चीज़ आ भी रहती है कि अगर बहुत अच्छी सरकार चलानी, बहुत अच्छा प्रशासन चलाना है और उसमें ईमानदारी और स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के मामले में उनको ठाकुर ब्राह्मणों की ओर ही उनको ध्यान देना होगा। और इस मामले में और जहाँ नियुक्तियों के मामले में भी इसलिए उनकी सरकार में जो भर्तियाँ हुई हैं उस पर आरोप उनके ऊपर ये उंगलियां उठती रही हैं कि उन्होंने आरक्षण को किस तरह से धता बताया, किस चालबाजी के साथ आरक्षण के साथ क्या क्या फरेब किए, ये उन पर उठाती रही। और जब ये सब कुछ हुआ तो अनुप्रिया पटेल ने इसको लेके और उनका जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराई। और वो जो है ये जानते हुए भी कि हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खास तौर से उत्तर प्रदेश का, बाकी वो वहाँ तालमेल तो अच्छा रखती हैं केंद्र के स्तर पर, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार के इसका जो है ये जो उनकी नीति है नियुक्तियों के मामले में, भर्तियों के मामले में जो उनकी भेदभाव परक, कथित रूप से भेदभाव परक जो नीति है
उसकी जो है आलोचना, कटु आलोचना करने से वो नहीं चूकी और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि किस तरीके से थानेदारों से लेके और उनको उन तक की एसपी और डीएम तक की नियुक्तियों में पिछड़ों को उनकी आबादी के मुताबिक तो छोड़ ही दीजिए, उसका आधे अनुपात में भी जगह उसमें वो नहीं दिया जा रहा है, प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने उंगलियां उठाई। ये बात दूसरी है कि पिछड़ों के नाम पर जितने भी डीएम उत्तर प्रदेश में बने उनमें ज़्यादातर पिछड़ों के नाम पर उन्हीं की बिरादरी को पिछड़ा समझा गया। बाकी अन्य बिरादरियों के तो डीएम और एसपी बन ही नहीं पा रहे। डीएम एसपी अगर बने भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है और ये एक मुद्दा है बीजेपी में। बीजेपी ये सोचती थी कि हम उनको अपना के रखेंगे और उनको जी कह के उनको कर लेंगे। तो खाली पीली बातों से ही पिछले अपने आप को उनके बीच में आके धन्य मानने लगेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि एक वर्ग जब वो एक लंबे समय तक एक अन्याय का शिकार रहता है, भेदभाव का शिकार रहता है, तिरस्कार या कह लीजिए तिरस्कार का शिकार रहता है, तो उसके अंदर एक हीन भावना पनप जाती है और वो हीन भावना पनपने के उस हीन भावना का प्रभाव इस रूप में दिखाई देता है कि जब फिर जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके साथ हुए तिरस्कार के लिए वो लोग, चूँकि उनको वो भी अगर उनकी तरफ से जरा भी दुलार मिलता है तो वो फिर अपने पूरे अधिकारों की बात करना भूल जाता है। फिर वो उनकी इतनी कृपा में ही संतुष्ट हो जाता है। वो उसकी अभिलाषा तो करता रहती है, ऊपर से तो दिखाई देता कि वो संघर्ष कर रहा हो उस वर्ग से जो इस गलत सामाजिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सही बात यह कि वो संघर्ष नहीं कर रहा होता, वो अपनी कौम की लड़ाई नहीं लड़ रहा होता। वो ये चाहता है कि व्यक्तिगत रूप से वो हमें भी थोड़ा सम्मानित करें, हमें भी मान्यता दें। और जब वो जो सामाजिक प्रभु वर्ग है जब वो फंसता है, जब देखता है कि उसके अस्तित्व पे बन आई ये विद्रोह जरा भारी हो रहा है, तो फिर वो ये चालाकी बरतता है कि वो फिर व्यक्तिगत रूप से वो उनको थोड़ा सा पुचकारना शुरू कर देता है और उसी में संतुष्ट हो जाते। बहरहाल ये तो एक बात ये तो हुई एक पिछड़े और दलित नेताओं के मनोविज्ञान की बात। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जब उन्होंने उठाई ये बात तो अकेली उन्होंने नहीं कही, ये बात तो कल्याण सिंह जी भी जो तो खाँटी भाजपा के नेता थे। कल्याण सिंह भी उसके पहले अपने निधन के पहले वो एक बार बीपी सिंह की जयंती में आए थे। हालांकि उन्होंने अपने समय पे वो उनके अंदर वो जो सामाजिक न्याय की जो चेतना है उतनी नहीं हो पाई थी। जब वो मुख्यमंत्री थे वो उतनी जो है प्रकट नहीं हो पाई थी वो सामाजिक न्याय की चेतना उनके अंदर, बल्कि प्रकट क्या उदित ही नहीं हो पाई थी उनके अंदर। इसलिए उन्होंने बीपी सिंह को एक बार फरकाबाद में बंद करा दिया था और वहाँ उस जेल में जहाँ पे उनको रखा गया था उसमें ये भी उन्होंने दिखाया कि पूर्व प्रधानमंत्री को उसमें रखा जाना है तो कम से कम ये दिखवा लें कि उस कमरे की जहाँ उनको रखा जाना व्यवस्थाएँ चुस्त हैं या नहीं। तो वहाँ पे करंट भी लग गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से, वहाँ वो प्लग वगैरह ठीक नहीं थे, उसका वो जो बोर्ड था बिजली का वो ठीक नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और उसके बाहर रहकर भी जब लगातार अनुभवों से उन्होंने जब ये महसूस किया कि बीपी सिंह ने उनके लिए सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा काम किया है, तो वो जब नहीं रह गए तो उनके प्रति वो उनकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई थी। और इसलिए जब वो बीपी सिंह की जयंती के कार्यक्रम में लखनऊ आए तब उन्होंने भी जो अनुप्रिया पटेल कह रही उसी तरह की बात उन्होंने भी कही थी कि उन्होंने पिछड़ों का आह्वान करते हुए कहा था कि तुमको थानेदार से लेके और एसपी तक का डीएम तक का पद मांगने से नहीं मिलता, अधिकार छीनना पड़ेगा इसके लिए। ये उन्होंने कह दिया था भारतीय जनता पार्टी में रहकर। और ये इस ढंग का आह्वान करना ये जो एक बड़ी एक साहस का काम था, एक बड़ा जोखिम का काम था। लेकिन अब उन्हें राज्यपाल बना ही दिया गया था तो एक तरह से राजनीति से उनको रिटायर किया ही जा चुका था। तो फिर अब उनको अगर कड़वा भी हो तो उसको कहने में आपत्ति नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई समस्या है, इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि वो केवल केंद्रीय नेताओं के उकसावे से और उनको नीचा दिखाने के लिए अनुप्रिया पटेल ऐसा कर रही हूँ। अनुप्रिया
मोदी योगी जी भी अपनी आदत से मजबूर हैं, और इसलिए और हमने बताया कि जब से उनकी बहन के साथ में जो उनकी प्रतियोगिता जो है वो बढ़ गई है, तो तब से उनके लिए भी ये बाध्यकारी हो गया कि वो उस पर चुप ना रहें, जो प्रश्नों के साथ में जो एक तरह से धोखा देने का प्रयास किया गया। तो इसलिए दोनों के बीच में बहुत रार बढ़ गई। इसी बीच में योगी जी भी, योगी जरूर हैं लेकिन वो भी राजनीति की वो शतरंजी चलने में कम माहिर नहीं है। उन्होंने पहले वो चाहते थे, जब उन्होंने देखा कि पहले वो अखिलेश को से निपटने के लिए उन्होंने शिवपाल यादव पर हाथ रख दिया था, और उनकी जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, उस पर हाथ रख दिया था। अपर्णा यादव तो मूल रूप से तो विष्णु ठाकुर है, उसका तो प्रेम विवाह हुआ है, तो अपर्णा पर भी उन्होंने हाथ रख दिया था। लेकिन और वो चाहते वो इस बहाने वो अखिलेश को एक मजबूत एक जोरदार सह देना चाहते थे। लेकिन अब जब अपने ही उनके अपनों का ही उनको सहयोग नहीं मिला इस मामले में, इसलिए उनकी चालें विफल नहीं, क्योंकि वो जो मोदी जी का जो है अनुग्रह उस समय जाहिर हो गया अखिलेश के ऊपर, और इसलिए केंद्रीय हस्तक्षेप के कारण ही वो अपर्णा यादव को बनाना चाहते थे मंत्री और टिकट दिलाना चाहते थे, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाई। इस बार भी उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल को खामोश कैसे किया जाए। अनुप्रिया पटेल भी ये आरोप लगा रही हैं, और प्रकट रूप से तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही उनसे लगता है कि अनुप्रिया पटेल की बात में वजन है। और वास्तव में बात ये सही है कि जो उनकी पल्लवी ने जो प्राविधिक शिक्षा में जो अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल के पास में है राज्य में, उसमें जो विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है विभागाध्यक्षों की चयन में, वो भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं शायद योगी जी की है। ये मान के चलनी है अनुप्रिया पटेल, और बहुत सारे निष्पक्ष प्रेक्षक भी इस बात को मान के चल रहे हैं। तो अब जो है तो आशीष पटेल ने उस समय बताया, लेकिन ये जिनके बीच में जैसे जैसे रहा है वैसे वैसे जो है वो अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी केंद्रीय नेताओं की और ज़्यादा प्रिय होती जा रही, ये भी जाहिर है। तो इसलिए आशीष पटेल ने जब देखा कि उसमें वो घिर गए हैं, तो आशीष पटेल ने एक बयान दिया कि वो अगर उनकी वैसे तो जांच कर ली जाए सीबीआई से, क्योंकि सीबीआई भी केंद्रीय एजेंसी है। और यदि उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री कहेंगे, अब काम तो वो कर रहे हैं मातहती में तो मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ के, लेकिन उन्होंने क्या ये दिया था कि अगर वो कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो या अमित शाह कहेंगे, तो वो राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है, उसके बाद जांच करा ली जाए। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि उनके ऊपर हाथ है अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का। और पिछली वाले वीडियो में भी इस बात को हम चर्चा कर रहे थे कि इस बीच में ये जो भ्रम हो गया था कि नहीं अमित शाह से जो है कि उनकी अनबन है, अमित शाह उनको अपना प्रतिद्वंदी मानकर और योगी के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, दुर्पसंदियाँ करते रहते हैं। लेकिन मोदी जी अब जो है योगी की अहमियत को स्वीकार कर रहे हैं, और पार्टी के भले के नाते वो जो है वो और एक संभावनाशील पार्टी के लिए एक संभावनाशील नेता के रूप में, पार्टी के लिए असेस्ट के रूप में योगी का मूल्य समझते हुए अब उनका योगी के प्रति विचार बदल गया है। इसलिए वो जो है वो अमित शाह को भी इस बारे में टोक रहे हैं कि वो योगी के खिलाफ कोई योजना बनाने का काम न करें, और वो खुद जब कोई मौका आता है तो वो योगी की मदद करने के लिए तत्पर हुए। लेकिन ये अब जो बातें हैं वो बातें अब गलत साबित हो रही है। आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल महोदया हैं, तो उनके पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी समय ये मैंने बताया था कि आनंदीबाई पटेल की तो अमित शाह से पड़ती नहीं है। तो आनंदीबाई पटेल ने अगर इतने अपने पूरे कार्यकाल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जिसमें योगी ये अपने सबसे ज़्यादा नंबर बताते हैं, जिस विषय में राज्य की कानून व्यवस्था के मामले में, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं कानून व्यवस्था तो सुधरी तो है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से महिलाएं सेफ नहीं हैं। जो उन्होंने योगी के दावे को नकारने का काम किया, और साथ ही ये भी कह दिया कि वैसे उनकी कोई रुचि नहीं रहती कि वो लोगों से मिलें,
राजभवन में राजभवन को लोगों के लिए खोले, लेकिन अब की बार उन्होंने जो है ये कह दिया कि राजभवन तो पीड़ित लोगों के लिए, प्रदेश की पीड़ित जनता के लिए हमेशा खुले हुए। तो वो मतलब वो ये साफ जाहिर हो गया कि वो अब जो है कहीं ना कहीं से उनको इशारा मिल गया है कि मोदी जी को, योगी जी को बेफिक्र होकर काम नहीं करने दिया जाए, और उसको अपने बारे में जो ज़्यादा उनको मुगालता हो गया कि नहीं, अब उनका कर बहुत ऊंचा हो गया, तो अब उनको बोनसाई करना है। तो इसीलिए उन्होंने इसलिए बयान दिया था। और इस बीच में ये भी जो हो रहा है, ये भी जो उनकी भिड़ंत, उनकी और अनुप्रिया पटेल की जो ये और जो भिड़ंत शुरू हुई योगी की, उससे भी ये साबित हो गया कि योगी जी की अभी स्वीकार्यता नहीं है। योगी जी तो ये साबित करने का उपक्रम है कि हम तो अब जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हो गई है, तो प्रदेश के तो सारे जो नेता हैं वो हमारे सामने बौने हो ही गए हैं। वो तो हमारा इतने हमारी विराट का कद हो गया, तो उनको तो हमारा अदब करना ही, उनको हमें सजदा करनी पड़ेगा। वो तो इसलिए वो जो ये था कि उत्तर प्रदेश में अब उनकी स्वीकार्यता निर्वाध रूप से बहुत पूरी तरह हो गई है, ये जो स्थापित करने में लगे हुए थे योगी जी। तो इसको दरकाने के लिए ये एक नया एक नाटक शुरू हुआ है कि अब जो है उनके अनुप्रिया पटेल के और आशीष पटेल के बयान सामने आने लगे। आशीष पटेल ने तो बहुत ही नाटकीय होते जा रहे हैं। उसमें वो कह रहे कि ये STF के जो प्रमुख हैं, जो कि ये माना जाता है कि योगी जी के बड़े नाके वाले, सीधे सीधे उन्हीं का नाम लेने पर वो नाम लेके और विरोध करने पर उतारू हुए, और ये कहने लगे कि STF तो अभी तक गोली पैरों में मारती है, मुझे जो है गोली में सीने पर अगर दम हिम्मत है तो मुझे सीने पर गोली मार के दिखाई दे। और योगी जी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे? तो ये साफ जाहिर है कि योगी जी के हाथ बंधे हुए हैं। योगी जी अभी जो है स्वतंत्र रूप से वो अगर अपने आप को ये उनकी गलतफहमी निकाल दी गई है कि वो अभी उनको इतने वो ताकतवर नहीं बढ़े, अभी उनका मयार इतना नहीं बढ़ा है कि वो स्वतंत्र रूप से जो है ये अपने प्रदेश के बारे में फैसले लेने की सोच सकें। अभी उनको कृपा पात्र बन के रहना पड़ेगा। अभी तो उनको लगातार केंद्र की ओर हर फैसले के लिए ताकि रहना पड़ेगा। वो अपने मन से ना, वो पहले उनको काम करने दिया गया था, और ना अब जो है कितना भी कटो बटो का जो महाराष्ट्र में नारा सफल हुआ और उससे उनको जो वाहवाही मिली, और उससे जो है कुछ उनके समर्थक मीडिया ने ये भ्रम पैदा कर ये पैदा किया कि नहीं, वो तो योगी जी तो अब उनका जो है इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब केंद्रीय नेतृत्व की भी एक तरह से हिम्मत भी नहीं रह गई कि उनकी कोई रोका टोकी कर सके, तो अब उनकी टोका टाकी कर सकें। तो अब लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि योगी जी अभी भी कितने असहाय हैं, अभी भी कितने बेबस हैं। ये दिखाने के लिए ये पूरा ये प्रकरण है, ये जो अनुप्रिया पटेल वाला जो प्रकरण है, ये उनकी जो प्रभावी स्थिति है, उस प्रभावी स्थिति को बहुत चोट पहुंचाने वाला है। और अगर वो आशीष पटेल को इतने खुले विरोध के बावजूद नहीं निकाल पाते, वो केशव मौर्य को नहीं निकाल पाए थे, चलो उनको शांत कर दिया गया। ब्रजेश पाठक को नहीं निकाल पाए थे, चलो उनको शांत कर दिया गया। लेकिन अब आशीष पटेल को भी नहीं निकाल पाते, वो नहीं निकाल पाते, और आशीष पटेल को छूट रहती है। वो ऊपर से ये रोका भी नहीं जाता। जब वो नाम ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसा कर दूँगा, तो प्रधानमंत्री जी का अपने विनीत साबित कर रहे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का, मतलब प्रधानमंत्री को भी महसूस करना चाहिए और अमित शाह को भी महसूस करना चाहिए कि हमारा भी नुकसान है। तो वो जो है वो टोकने की आशीष पटेल को जो है कोई क्यों नहीं कर जरूरत महसूस क्यों नहीं कर रहे। वो जो है वो आशीष पटेल जो कर रहे हैं वो करते नहीं। ये जो है ये इस ढंग का अपने आप को क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो जो ऐसी मानसिकता का, तो ये तो साफ जाहिर है कि योगी को परेशान करने की नीयत तो उसमें कहीं ना कहीं झलकती है। और इससे एक बार फिर ये कलें गर्म हो चलिए कि योगी अब जो है चले थे वो छब्बे बनने, और
कहीं 24 से 26 बनने चले तो कहीं दुबे ना रह जाए। कहीं ये तो नहीं है कि वो अब अपने आप को वो समझ रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी कुर्सी का मोदी के बाद मैं दावेदार बन गया हूँ। कहीं इस चक्कर में उनको इसके पहले ही उनके सामने उत्तर प्रदेश की सत्ता से हाथ धो बैठने की स्थिति ना आ पाए। इस बीच में कुछ और भी कुछ घटनाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश राजभर, वो भी बड़े आलोचक हैं और वही सामाजिक प्रश्नों पर बहुत आलोचक हैं योगी जी के। तो वो ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने चाय पर बुलाया। और दिनेश प्रताप सिंह जो अदिति सिंह के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है योगी जी का, तो दिनेश प्रताप सिंह के मन में भी इसकी वजह से असंतोष रहता है। तो दिनेश प्रताप सिंह को भी वहाँ चाय पिला के प्रधानमंत्री आवास पर और उनको भी जो है उनको भी शहद देने की कोशिश की गई है। तो ये सारी ये पूरे घटनाक्रम योगी जी का संतुलन बिगाड़ देने वाले हैं और विचलित कर देने वाले एक घटनाक्रम है। और योगी जी खुल के पारी खेलने की उनके सामने स्थिति समाप्त की जा रही है और पता नहीं उसके बाद में क्या क्या उनको लेके योजनाएं हों। लेकिन खैर ये तो उनके पार्टी का एक अंदरूनी मामला है। और एक बार का तो ये मानने लगा है कि इसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व को खलनायक की निगाह से देखने लगा, जो योगी का बहुत सपोर्टर हो गया है। लेकिन ये योगी जी को भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि उन्हें वर्तमान को पढ़ने का जो है उनके अंदर वो एक आना चाहिए। वो भी एक क्षमता होनी चाहिए कि वो वर्तमान की इबारत को पढ़ सकें और वर्तमान की इबारत। और वो एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते एक जातिगत अहंकार का पोषण करने की बजाय और या धर्म के नाम पर जो एक कुरीतिपूर्ण मान्यता प्रचलित करने की कोशिश की गई थी अतीत में, उनमें अभी भी अपना विश्वास रखने की बजाय एक जो मानवता पर आधारित है, एक मानवता पर आधारित जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर और असली धार्मिकता का निर्वाह करने की उनको सोचना चाहिए। और उसके लिए ये जरूरी है कि जो सदियों से वंचित रहे हैं, उपेक्षित रह गए गलत व्यवस्था के कारण, अपनी अयोग्यता के कारण या अपने दुर्भाग्य के कारण नहीं, एक गलत व्यवस्था के कारण जो सदियों से वंचित और उपेक्षित रखे गए हैं, उसके प्रति उनके मन में न केवल सहानुभूति बल्कि उनके अधिकार दिलाने के लिए भी प्रतिबद्धता भी उनके मन में झलके। और वो अगर इसमें अगर ये जो है इसमें वो अगर सुधार नहीं ला पाते, इसमें अपनी मनोवृत्ति में सुधार लाकर ये अगर नहीं कर पाते हैं, तो ये बात तय है कि बहुसंख्यक आबादी पिछड़ों और दलितों की है। उससे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बोझा बन जाएंगे, उसके लिए भी एक नुकसान करने का कारण बन जाएंगे और खुद के लिए भी, खुद के कैरियर के लिए भी एक बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेंगे। तो योगी जी की पूरी ये उनका जो एक केंद्र के और उनके बीच में जो तनातनी चल रही है, जो चेयर रेस भाजपा में चल रही है उनको लेके, तो वो उसमें कौन नायक है कौन खलनायक है, इस पचड़े में हम नहीं पड़ते। लेकिन योगी जी को अगर अपना कैरियर ब्राइट रखना है, अपनी जो है अपना भविष्य अपना राजनीति में अगर उज्जवल रखना है और अभी वो तात्कालिक सफलता से मुगालते में नहीं आना है, तो उनको सामाजिक न्याय की राह पर चलना पड़ेगा। अब योगी जी इस बारे में कितना सोच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज जय हिंद, जय भारत।